अहमद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हाउ लेथल दिस कॉम्बिनेशन इज़, क्योंकि जिस तरह का ग्रीट किया गया, जिस तरह से बातें की गई कनेसेट में, बड़ी अलार्मिंग मुझे तो लग रही हैं बज़ाहिर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स वेरी अलार्मिंग। लेकिन ये जो लार्जर जियो पोलिटिकल रिकैलिब्रेशन पूरी दुनिया में हो रही है, जिसको ग्रैंड चेस बोर्ड कहते हैं, उसके ऊपर जो नई इस वक्त गेम सेटिंग हो रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप यहाँ पे आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडिया और इसराइल की डील हो रही है। फिर जो 71 का रेफरेंस था, 71 के अंदर जिस तरह जनरल जैकब जो इंडियन आर्मी के ज्यू जनरल थे, उन्होंने किस तरीके से इसराइली इंटेलिजेंस के साथ मिलके पाकिस्तान के हिस्से बकरे किए और इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा किया। सो ये जो सारा प्रोसेस था, उसको री इंस्टॉल करने की इंडिया की एक और कोशिश है। अब इसमें देखें, पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के और अमेरिका के भी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी खराब हुए हैं, अपने लोएस्ट स्टेप पे हैं इस वक्त। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर इसराइल की जो सपोर्ट बेस थी वो दुनिया के अंदर जिसके थ्रू इसराइल ऑपरेट कर रहा था, जिस मुल्क ने इसराइल की सारी जंगें लड़ी, जिसने मिडल ईस्ट में इसराइल की प्रेजेंस को मेक श्योर किया, वो अमेरिका इसराइल से एक कदम पीछे हटना चाह रहा है, और उसको लेके देयर इज अ पैनिक इसराइल के रैंक्स के अंदर। दूसरी तरफ इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने इंडिया के साथ ये ट्रीटमेंट किया, तो अब वो दो ममालिक जो डिसग्रंटल्ड हैं और परेशान हैं कि अमेरिका बैकफुट पे जा रहा है, और वो अपना जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कम करके अब रीजनल इन्फ्लुएंस की तरफ, मॉनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जा रहा है, तो वो दो मुल्क एक तो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू को ऐसा फील हो रहा है कि जो कॉन्सेप्ट था ग्रेटर इसराइल का, जो 70 साल पहले पूरी यूरोप के आरामदेह माहौल से यहूदियों को लेके आके इन्होंने मिडल ईस्ट में आबाद किया, ये कहकर के हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रिटोरिक बहुत ज्यादा है, ग्राउंड के ऊपर कुछ सामने नहीं आ रहा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 5% लोग परमानेंटली इसराइल छोड़ के वापस जा चुके हैं, जो इसराइल के शहरी हैं। सो ये सारी जो पैनिक एनवायरनमेंट है, उसमें चेंजिंग ऑफ रीजनल अलायंसेस हो रही है, और वो लोग जिसको लगता है, मिसाल के तौर पे नेतन्याहू का इंटरेस्ट इस बात में है, जिस तरह जो उसने बिल क्लिंटन ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंगे, उसी तरह मोदी का इंटरेस्ट इस बात में कि साउथ एशिया में जंगे हों। तो ये दो ममालिक जिनको लगता है कि जंगों के थ्रू, केओस और एनार्की के थ्रू ये इक्तदार में रह सकते हैं, मोदी और नेतन्याहू, ये आपस में आपको हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद, क्योंकि जो लोग हमें देखना चाहते हैं कि ये जो दिफाई ताउन है इसराइल और इंडिया का, इसमें कई पेपर्स पर तबसरा हुआ है कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी का हसूल चाह रहा है इंडिया, उससे क्या फ़ायदा होगा? और मैंने कहीं ये भी सुना है और पढ़ा है कि प्रॉबेबली इस टेक्नोलॉजी को इंडिया पाकिस्तान के करीब इंस्टॉल करना चाह रहा है। देखिए, जब भी इसमें अभी जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आती तब तक, क्योंकि देखिए वेपन सिस्टम्स के ऊपर रीजनल बैलेंस है एक, और रीजनल बैलेंस के अंदर सिक्योरिटी डायलेमा वो ना दुनिया की फेवर में है, ना इस खत्ते की फेवर में है। अभी तक आयरन डोम से रिलेटेड जो बात हुई है, उस पर कुछ लोगों का ये कहना है, इंडियन एनालिस्ट का भी ये कहना है कि वो कंफर्म नहीं है, कुछ का कहना है कि वाकई में वो एक्वायर करने की बात हुई है। अगर ये बात होती है तो जाहिर है ये जो सिक्योरिटी डायलेमा है, ये इस रीजन के सिक्योरिटी बैलेंस को खराब करने के लिए वो डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन हमें ये बात भी जहन में रखनी है कि इस वक्त दो कैंप्स जो हैं वो बन रहे हैं, चाहे मर्शिमर की आप बात करें, एशफोर्ड की बात करें, जितने भी ग्रेट थिंकर्स इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस बात पे कि आप लार्जली अगर ग्लोबल चेस बोर्ड को देखें तो उसमें दो कैंप्स बन रहे हैं। एक वो कैंप्स हैं जो वॉर एनार्की, जो ये चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग मजीद भड़के, जो चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर मैसिव वॉर्स हों, जो चाहते हैं ईरान और इसराइल की जंग हो और अमेरिका उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ इन्वॉल्व हो, जो ये चाहते हैं कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल बने, एंड बाय एक्सटेंशन जो ये चाहते हैं कि ग्रेटर इंडिया भी बने। और दूसरी तरफ एक और कैंप है, वो कैंप चाहता है कि रीजनल स्टेबिलिटी हो, वो कैंप चाहता है कि अमन है। जैसे चाइना है, उसको रीजनल स्टेबिलिटी उसके इंटरेस्ट में है ताकि उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव और उसकी इकोनॉमी बूम करे। रशिया क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है बहुत ज्यादा यूक्रेन वॉर में, वो भी चाहता है कि रीजनल पीस है। पाकिस्तान का ये डॉक्ट्रिन है कि हमें अंदर पीस चाहिए, उसके लिए रीजन में पीस होना जरूरी। सो ये दो कैंप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक टग ऑफ वॉर है, एक लड़ाई है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में। कोई राउंड दूसरा कैंप जीत जाता है, कोई राउंड ये कैंप जीत जाता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि दुनिया का निजाम तब्दील हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, और उस वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्ज होने का जो प्रोसेस होता है हमेशा से वो ब्लडी होता है। तो ये रिकैलिब्रेशन ऑफ अलायंसेस हो रही है। हाँ, उसमें वेपन सिस्टम्स हो गए, उसमें दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात हो गए, बाईलैटरल ट्राईलैटरल रिलेशंस हो गए, वो उसका एक हिस्सा है, लेकिन लार्जर जो पिक्चर है वो ये है। बिल्कुल ठीक। मैं जानना चाहूँगा जिनेवा के बारे में। 2 राउंड्स पहले हो चुके, अब तीसरा राउंड जब हो रहा है आज,
लेकिन उससे पहले चाहे वो माइक हकबी का आप इंटरव्यू देख लें जो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, या फिर ट्रंप का ये कहना कि फेस ऑफ द अर्थ से वाइप ऑफ कर देंगे ईरान को, या उनके जो मुशीरान उनका कहना कि जी ट्रंप के पास फैसला है, वो किसी वक्त वो हमला कर सकते हैं, बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो वहाँ रवाना कर दिए गए। सो डू यू थिंक कि जनेवा से कोई पीस अकॉर्ड निकलेगा या इनएविटेबल है अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना? देखिए, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर तो हमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप का रेटरिक है और जो चांसेस ऑफ वॉर ऑन ग्राउंड है उनको दोनों को अलहदा करके देखना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप का राइजिंग लॉयन 1 हमारे पास एक एग्जांपल है कि इन्होंने ये कहा इवैक्यूएट तेहरान, इट वाज अ क्लियर न्यूक्लियर थ्रेट, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही वाज टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशन एंड पीस। डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट में क्या है कि वो ईरान में एक फुल फ्लेज वॉर करे? आई डोंट थिंक सो। डोनाल्ड ट्रंप इज द पॉपुलर लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो पावर में तभी आया ये कहकर के मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाउ? ताकि मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से और बाकी जंगों से अमेरिका को निकालूंगा। अभी जो रीसेंट सर्वेज हुए हैं उसमें 5 में से 1 अमेरिकन ये बात करता है कि आपको ईरान पे जंग करनी चाहिए, 4 कहते हैं कि या तो हमें पता नहीं है कि ईरान पे जंग होनी चाहिए या नहीं, या ये कहते हैं कि अमेरिका को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए। और ये मैं अपनी ये जो सर्वे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये टकल कार्लसन ने करवाया जो कि इस वक्त कार्लसन ने, मुझे याद आ गया, कार्लसन ने तो माइक से हकबी से ये सवाल पूछा था कि आप कितनी अहमियत देते हैं अवाम की राय को, तो उसने कहा ईच एंड एवरी बिट। तो उसने कहा 80% अमेरिकन तो कहते हैं कि हमला नहीं करना चाहिए। तो उसके जवाब में फिर जो इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर है वो थोड़ा लाजवाब हुआ, उसने कहा नहीं जी सर्वे से ऊपर तो हम स्टेट पॉलिसीज़ नहीं बनाते। ही वॉज प्रैक्टिकली स्पीचलेस। ठीक आप पॉइंट आउट कर रहे हैं अहमद जी। तो जामी साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अबाउट व्हाट द परसेप्शन इज ऑन ग्राउंड, क्योंकि इसके अलावा उसको और कोई सपोर्ट हासिल नहीं है अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर। यहाँ पे, और वो आप स्टेटमेंट भी याद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि अब से 1 महीने पहले उसने राइट साइड पे अपने जेडी वेंस को बिठाया था, लेफ्ट साइड पे मार्को रूबियो को बिठाया था और कहा था वी विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। सो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स वॉर ऑप्शन नहीं है तो फिर हाँ, एक जिस तरह का वो B2 बॉम्बर्स वाला फेस सेविंग हुई थी और जिस तरह कतर के ऊपर फिर ईरान ने मिसाइल मारे थे और वो फेस सेविंग हुई थी, हो सकता है उस तरह का कोई एडवेंचर हो जाए। बहरहाल ये एक हकीकत है कि 1/3 ऑफ यूएस नेवी इस वक्त ईरान की सराउंडिंग में ईरान को टारगेट करके पोजीशनिंग अपनी कर रही है। इब्राहिम जो उनका बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन और फिर उसके बाद जो उनका फोर्ड के नाम से जो बहरी बेड़े हैं, दोनों इस ईरान एनसर्कल कर रहे हैं। सो ये एक हकीकत है कि मिलिट्री जो बिल्डअप है वो इतना मैसिव है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर आई डोंट थिंक इज एन ऑप्शन फॉर यूएस। बिल्कुल ठीक। अहमद, क्या सोल्यूशन है? स्ट्राइक्स की जाए, बार बार की जाए ताकि एक पैगाम जाए, या मुझसे सवाल करें? अहमद अल अरबी। जी जामे भाई, देखें जो काउंटर इंसर्जेंसी है किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी शेप और फॉर्म में, चाहे आप PKK की एग्जांपल लें, आईएसआईएस, दाइश, कहीं पे भी आप काउंटर टेररिज्म की एग्जांपल लें, तो वो 3 डोमेन्स में डिवाइडेड होती है। 33% होता है आप अपनी टेरिटरी के अंदर उनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस करें और दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज करें, जो कि पाकिस्तान BLA और TTP दोनों के केस में, फितना अल खवारिज, फितना हिंदुस्तान, दोनों केसेस में पाकिस्तान कर रहा है। 33% उसका नैरेटिव वॉरफेयर होता है। नैरेटिव से इम्पेटस अपना लेते हैं, नैरेटिव से एनर्जी और फोर्स लेते हैं, आप उनके नैरेटिव को हिट करते हैं। पाकिस्तान ने इनको खवारिज का, खवारिज मीन दीन से खारिज शुदा, आज बच्चा बच्चा इनको खवारिज कह रहा है और कलाबुन्नार कह रहा है, यानी हदीस शरीफ में इनके लिए जहन्नम के कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। सो आज पूरा पाकिस्तान इनको ये कह रहा है, तो नैरेटिव पे भी हमने हिट किया। जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है इस काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म एफर्ट का, वो काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस होते हैं। काउंटर सेंचुरी, जब तक इनकी सेंचुरीज मौजूद होंगी, चाहे आप इनके नैरेटिव को हिट करें या काइनेटिक डोमेन में अपनी टेरिटरी के अंदर आप इनको इंगेज करके न्यूट्रलाइज करें, जब तक सेंचुरीज मौजूद होंगी द साइकिल ऑफ टेररिज्म विल कंटिन्यू। सो सेंचुरीज को टारगेट करना बहुत जरूरी है। TTP की जितनी भी सेंचुरीज हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान पहले क्या कर रहा था? पाकिस्तान किसी भी जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के अंदर इनके हाइड आउट्स को टारगेट करता था, तो हमारा मकसद ये होता था कि हम अफगान गवर्नमेंट को पुश करें, प्रेशराइज करें कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम करना नहीं चाहते, आप खुद आके इन सेंचुरीज को तबाह करें, खत्म करें, क्योंकि आपको नुकसान भी पहुंचा रही है, आपका क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। हमारा मकसद ये था कि हमने अफगान गवर्नमेंट को प्रेशर कर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि हम अफगान गवर्नमेंट को प्रेशर करें कि वो सेंचुरीज को खत्म करें, हम सेंचुरी डिनायल ऑपरेशंस या काउंटर सेंचुरी
को रूटीन बनाएं बिल्कुल और हम ठीक। इनकी सेंसिटिव को जाके हिट करें एंड वी टेक सेंसेशन आउट ऑफ इट, वी मेक इट अ रूटीन। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद अल अरबी और अनसर, दोनों ने हमें वक्त दिया।